वेलकम टू द मयूर क्लासेस। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 में आता है कि अमेंडमेंट कैसे होती है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इतनी अमेंडमेंट होगी, 101 अमेंडमेंट हो गई, 96, 86। अमेंडमेंट वर्ड क्या है? ये फॉर्मल चेंज है जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, चेंजिंग पॉलिटिकली, सोशल और इकोनॉमिक नीड्स को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स कोर वैल्यूज। प्रोविजन आर्टिकल 368 गिव्स पार्लियामेंट। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ एनी प्रोविजंस। कैसे? तीन टाइप की अमेंडमेंट्स होती है, बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। जो सिंपल मेजोरिटी है वो आर्टिकल 368 से बाहर की, स्पेशल मेजोरिटी और बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स मतलब जितनी स्टेट्स हैं उनमें से आधी स्टेट्स आपके साथ होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन डिटेल, जैसे स्पेशल मेजोरिटी 50 मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने प्रेजेंट हैं उनमें से कितनों ने वोटिंग की है और आपके पास कितनी मेजोरिटी आई है, मतलब 51% होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे आर्टिकल 3 चेंजेस ऑफ नेम्स में हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी जब 2/3 ऑफ द प्रेजेंट वोटिंग होती है, 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट होते हैं एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ ईच। एक तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए जिसमें टोटल मेंबर्स होने चाहिए, मतलब अगर आपके पास 100 लोग हैं उनके 2/3 की आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट, DPSPs में अमेंडमेंट्स में काम आता है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, अबव प्लस 50% स्टेट्स की आपके पास मेजोरिटी भी होनी चाहिए। 2/3 तो है ही है, प्लस 50% भी होनी चाहिए। ये कब यूज़ होता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जुरिडिक्शन में और फेडरल फीचर्स में यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी? जैसे फर्स्ट हुई थी 1951 में, जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच को आर्टिकल 19 और ऐड किया था 9th शेड्यूल में। 24th कब हुई थी? 1971 में। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, उसमें फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, जिसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, सेक्युलर, सोशलिस्ट और DPSP को स्ट्रेंथन किया गया था। 44th 1978 में, जिसमें रिस्टोर किया गया फंडामेंटल राइट्स को, डिलीट किया गया राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट और उसको लीगली राइट बनाया गया। 52nd जो थी अमेंडमेंट कब हुई थी? 1985 में, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में लाया गया। 73rd और 74th जब हुई तो 1992 में हुई, और क्या इंट्रोड्यूस किया गया? पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़। 86th में 2002 में हुआ राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21E। 101 2016 में, जिसमें GST एक्ट लाया गया। 103rd 2019 में, जिसमें 10% EWS रिजर्वेशन हुई। 104th 2020 में, जिसमें एबॉलिश किया गया एंग्लो इंडियन सीट की रिजर्वेशन को, उनकी सीट की रिजर्वेशन को एबॉलिश कर दिया गया। अब इसमें केसेस कौन कौन से हैं और क्या सिग्निफिकेंस रहा है? शंकरी प्रसाद केस 1951, जिसमें कहा गया फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। फिर गोलकनाथ का केस आया 1967 में, जिसमें कहा गया फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में, जिसमें कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन में क्या आता है? कैन नॉट बी अमेंडेड बाय, हम इसको किसी भी अमेंड नहीं कर सकते बाय एनी प्रोसीजर। ना ही सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल ऑफ लॉ नहीं रख सकता, जुडिशियल रिव्यू से नहीं कर सकते, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम कभी भी अमेंड नहीं कर सकते। करंट अफेयर में लिंक किया जाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन,
इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए जिसमें इन्वॉल्व है आर्टिकल 83, 85, 172, 174 एंड 356। फिर साइमल्टेनियसली इलेक्शन फेडरल प्रोविजन की बात करता है और रेटिफिकेशन की नीडेड है। रेटिफिकेशन में पता है 50% से ज़्यादा चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी डिबेट में ट्रिगर डीपीएसपी फंडामेंटल राइट कन्फ्लिक्ट चलता है। अब कंपैरेटिवली टेबल देखा जाए तो फीचर क्या है, पावर टू अमेंड आर्टिकल 368 लेजिस्लेशन के पास है, उसे पार्लियामेंट कर सकता है। और जुडिशियल रिव्यू में सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर लॉ ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजोरिटी पर फुली रिलायबल है किसके ऊपर, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। अमेंडमेंट में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल स्पेशल और सुपर मेजोरिटी से होता है बट लिमिटेड पावर है, ओनली इफ इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। लिमिटेड रिव्यू दे सकते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तभी। यूपीएससी और जेकेपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक डॉक्ट्राइन इन मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इन इंडिया, क्या क्या आता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, वाई इज इट नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, इसके बारे में बताओ। क्रिटिकली एनालाइज करो 42nd और 44th अमेंडमेंट इन द लाइट ऑफ इमरजेंसी एंड पोस्ट इमरजेंसी रिफॉर्म्स। मेंस के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एक्सपेक्टेड। हाउ हैज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इन्वॉल्व ओवर द टाइम। What are the implications of the केशवानंदा भारती केस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रीलिम्स में मैच पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई करो। अच्छा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो क्या कहता है। वो जो था वो 1 लाइन के हिसाब से ठीक था। अब ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो था कि एक पता लग जाए एक पिक्चर क्या है, ठीक है। अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिजिड भी है और बहुत फ्लेक्सिबल भी है। अब ये हमें कहाँ से पता लग रहा है, आर्टिकल 368 से, जिसमें अमेंडमेंट मेजोरिटीज़ की बात हो रही है। पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। सिंपल मेजोरिटी भी है, स्पेशल भी है, रेटिफिकेशंस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट कैसे कर सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए स्टैटिक डॉक्यूमेंट, एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज़ ए लीगल इंस्ट्रूमेंट। ये किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, जो कौन से फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 368 क्लॉज 1 क्या कहता है, पार्लियामेंट में अमेंड बाय एडिशन, वेरिएशन और अपील। पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है या तो एडिशन से या वेरिएशन से या अपील से। आर्टिकल 368 क्लॉज 2 क्या कहता है, लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट की बात करता है। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट विद एग्जाम्पल, सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी लॉ नॉट अंडर आर्टिकल 368। इसमें एग्जाम्पल स्टेट बाउंड्रीज, आर्टिकल 3 एंड सेकेंड शेड्यूल डाल सकते हैं। फिर स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट है और प्लस टोटल मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल, फंडामेंटल राइट्स और DPS में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन में इससे ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस 50% स्टेट्स आपके साथ होनी चाहिए। जब ये कब होता है, जैसे फेडरल प्रोविजंस लाइक प्रेसिडेंट इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पावर्स। अब लैंडमार्क केसेस कैसे है, शंकरी प्रसाद, ये जो हमने ऊपर पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीमेसी आ गई, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। सिग्निफिकेंस क्या है, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 368 ड्यूरिंग अथॉरिटेरियन रिजाइन, एग्जाम्पल इमरजेंसी पीरियड में हुआ था और 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। तभी तो 42nd अमेंडमेंट को क्या कहते हैं और क्या नाम है, ये आप मुझे बताओगे। ये सेम है, ये क्वेश्चंस आ गए। इसमें एक चीज़ मैंने वो डाली थी, ये क्वेश्चंस प्लीज़ अटेम्प्ट कर लेना, मॉडल आंसर देख लो। डिफाइन करो पहले तो अमेंडमेंट क्या है, क्यों नेसेसिटी है, प्रोसीजर बताओ, लैंडमार्क केसेस बताओ, उनके बारे में लिखो। प्रोसीजर्स बता देती हूँ, जैसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, कहाँ जाता है, किसके लिए यूज़ है। पैसेज क्या है, बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस सेपरेटली होना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप कितनी है, 2/3। ये बिकम लॉ कैसे बनेगा, अमेंडमेंट एक्ट में आया। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट ये बता दिया मैंने, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। शेड्यूल सेकेंड किसकी बात करता है, सैलरीज की, नेम ऑफ स्टेट्स की, स्पेशल मेजोरिटी की, DPSP, स्पेशल मेजोरिटी अबव प्लस स्टेट, ये हमने पढ़ लिया ऊपर।
की अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं। अब देखो, फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी स्पेशल मेजोरिटी से, जिसमें आर्टिकल, ये भी हमने पढ़ा, ये टेबुलर फॉर्म में कि इजीली से समझ आ जाए। अब क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्रिटिसिज्म क्यों होता है इसका? क्योंकि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। नो रोल ऑफ स्टेट्स इन मोस्ट अमेंडमेंट्स, इवन फेडरल फीचर कैन अमेंड विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन। बहुत सेंट्रलाइज, ज़्यादा ही सेंट्रलाइज्ड पावर है। एब्सेंस ऑफ रेफरेंडम, अनलाइक स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, सिटीजन्स को डायरेक्ट रोल नहीं दिया गया। जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट टसल रहती है, कभी जुडिशरी बोलती है मैं स्ट्रांग हूँ, कभी पार्लियामेंट बोलता है मैं स्ट्रांग हूँ। पॉलिटिकली मिसयूज होता है। 42nd अमेंडमेंट 1976 इमरजेंसी के टाइम पे कंसिस्टेंसी होती है रेटिफिकेशंस में, कभी एक साथ आ जाते हैं, कभी कोई भी नहीं आता, तो अमेंडमेंट्स करना मुश्किल हो जाती हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है फॉर स्टेट रेटिफिकेशन के लिए। नो रोल ऑफ राज्यसभा इन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, आर्टिकल 3। जुडिशियल सेफगार्ड क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, प्रिवेंट करता है कि मिसयूज ना हो। जैसे केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल केस आया, आयर कोहेलो केस, की केसेस हो। अब केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बैकग्राउंड क्या था? ये हेड थे हिंदू मुत इन केरला, अब इनकी डेथ हो चुकी है। इन्होंने चैलेंज किया था केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 में, जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया था रिलीजियस प्रॉपर्टी को। और इनके टाइम पे कौन कौन सी वो 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, जिसमें पार्लियामेंट ने एब्सोल्यूट पावर का यूज़ करके अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट पर ऑल्सो चैलेंज्ड। इश्यूज, अब इश्यूज क्या थे? डज पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर? क्या पार्लियामेंट के पास क्या अनलिमिटेड पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368? क्या फंडामेंटल राइट को अबैरजाइड कर सकती हैं, टेकन अवे कर सकते हैं? ये इशू रेज हुए थे। तो इसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी अब तक की इंडिया की 13 जज बेंच, जिसमें मेजोरिटी 7-6 रूल लगा था। पार्ले कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ये बोला गया, बट इट कैन नॉट ऑल्टर। एक कंडीशन लगा दी गई कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर को कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया, बट उसमें कोर एलिमेंट्स क्या आते हैं? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम सॉवरेन हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स आ गया, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? लिमिटिंग द अमेंडिंग पावर ऑफ एस्टैब्लिश जुडिशियल सुप्रीमेसी। फिर आया मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में, जिसमें क्या कहा, ये क्यों लगा था? नेशनलाइज करना था अंडर सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलिज्म एक्ट 1974। और इसमें कौन सी अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, एक्सपेंडिंग कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अमेंडमेंट कर सकती है आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 5 के अंडर। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स को, कि प्राइमेसी किसको देनी चाहिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, किसके ऊपर? ओवर फंडामेंटल राइट्स। इश्यूज क्या थे कोर्ट के सामने बिफोर द कोर्ट? कि अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड 5 क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या डीपीएसपी ओवरराइड कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को? तो इसमें कौन सी जज बैठी थी? 5 बेंच जज बैठी थी, जिन्होंने कहा था आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड 5 एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये स्टेट किया था पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या आया था? डॉक्ट्राइन फ्रॉम, यहाँ से ही रिट्रेट हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन फ्रॉम केशवानंदा। तो ये हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, जो दोनों ही एसेंशियल है, लिमिटिंग अमेंडमेंट पावर होगी, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी इंक्लूड किया गया।
इन शॉर्ट ये केस भी यही कहता था, आप करो अमेंडमेंट बट आप कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करोगे। फिर आया आईआर कोहेलो, ये तो रिसेंट का केस ही मानेंगे, स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में, जिसमें जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल लॉज पोस्ट केशवानंदा भारती, जिसमें 9th शेड्यूल में प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1994 में चैलेंज हुए 9th शेड्यूल बाय 34th अमेंडमेंट में, जिसमें इशू क्या था, 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। इज जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर? क्या जुडिशियल रिव्यू भी पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का? क्या 9th शेड्यूल चैलेंज हो सकता है कोर्ट में फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स? तो इसकी जजमेंट क्या थी, यूनानिमस जजमेंट बाय 9 जज बेंच था, जिसमें हेल्ड किया गया 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 केशवानंदा भारती जो के केस का था, सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू प्लेस कर सकता है इफ़ सच लॉज, कोई लॉ वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, स्पेशली मेंशन किया गया आर्टिकल 14, 19 और 21, दे कैन स्ट्रक डाउन। तो जुडिशियल रिव्यू को भी क्या कहा गया, पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। क्लोज द लूप होल, इसमें लूप होल क्या था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बाय 9th शेड्यूल री एनफोर्स, बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते बाय यूजिंग 9th शेड्यूल। रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ये थे रहे 3 केसेस, कहाँ कहाँ पे रेलेवेंट हैं ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेना। जैसे इवेल्युएट करो इम्प्लीमेशन ऑफ हायर लॉ जजमेंट ऑन जुडिशियल रिव्यू और फेडरलिज्म को लेके, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स कौन सा केस आता है, कौन सा केस था वो नीरवा मिल केस, वहाँ पे बताओ। यहाँ से ये याद रख लेना तो लिख लोगे आराम से, कब आया कब नहीं आया, किसने किसकी बात की, ये एक की टेबल बना के रख लो। क्रिप्स नोट्स आपके इसी में आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, वो भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, राधे राधे।